नमस्कार दोस्तों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आज मैं आप लोगों को भाषा का वर्गीकरण सिंपल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आता है, पाली प्राकृत अपभ्रंश का समय, उसका ट्रिक भी बताऊंगा और थोड़ा सा वर्गीकरण करूंगा। बाकी इसका सेकेंड पार्ट मैं फिर लेके आऊंगा। भाषा आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद उत्पत्ति, अर्थ, भाष, धातु, वाणी की अभिव्यक्ति, कहना या बोलना। एक्चुअली जो भाषा होता है वो भाष धातु से बना होता है, भाष धातु। और भाष धातु का जो शाब्दिक अर्थ होता है मित्रों, भाष धातु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वाणी की अभिव्यक्ति, ठीक, या कहना या बोलना। भाषा की अभिव्यक्ति में दो चीज आते हैं, वाणी की अभिव्यक्ति, कहना या बोलना। तो देखिए ये जो दिखाया गया है ये यही है कि भाष धातु का अर्थ ये होता है सिंपल में। अब भाषा का जो प्रवाह होता है वो किस तरफ से किस तरफ, एक नंबर का क्वेश्चन अनिवार्य रूप से शिक्षण में पूछ देता है। और अक्सर लोग इसको गलती करते हैं कि भाषा का प्रवाह लोग बताते हैं कि क्या बताते हैं, सरल से कठिन। ये गलत है। भाषा का प्रवाह, ध्यान रखिए, जब भी हम पूछेंगे भाषा का प्रवाह, तो भाषा का प्रवाह आपको एक सिंपल सा थीम अभी दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा भाषा का प्रवाह, ठीक। ऑप्शन ए दे देगा यहां से सरल से कठिन, ऑप्शन ए हो जाएगा सरल से कठिन। ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कठिन से सरल, ठीक। अक्सर लड़के लोग कहते हैं कि सर ए होगा, सरल से कठिन नहीं, सरल से कठिन नहीं होता। भाषा का प्रवाह जो होता है वो कठिन से सरल की तरफ होता है। कहां होता है मित्रों, कठिन से सरल की तरफ भाषा का प्रवाह। इसका राइट आंसर, एक नंबर का क्वेश्चन तो यही आपका सॉल्व हो गया कि भाषा का प्रवाह जो होता है वो कठिन से सरल। कैसे, जरा इसको याद करिए। जब आप बचपन में थे, कब थे, बचपन में हम लोग भले गुल्ली डंडा गोली कंचा ये सब खेलते हो, तो उस समय एकदम बचपन, उससे भी पहले चले जाइए, जब पहली बार आप बोलना सीखे थे, तो आप याद करिए कि आपको क व्यंजन बोलने के लिए कितना दिन लगा था, कितने दिन में आपने क बोला था। सबसे पहले आदमी या बच्चा जो होता है वो स्वर बोलता है, तो स्वर में अ, उ, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो कॉमन होते हैं, इसको जैसे उ, अ, बच्चा ऐसे कहता है ना, अ, उ। तो पहले समान स्वरों को बच्चा सीखता है, इसमें भी काफी टाइम लेता है। इसके बाद क्या सीखता है, व्यंजन सीखता है। क क्या है, व्यंजन है, ये क्या है, स्वर है। तो आप सोचिए कि पहले जब हम स्वर और व्यंजन सीखते हैं तो बहुत कठिन लगता है। हाय बप्पा कैसे याद होगा, कैसे। इसको जब हम क ख ग घ स्वर याद हो जाता है, तब हम बोलते हैं क्या, माँ माँ। कौन सा व्यंजन, ऐसा द्वितीय व्यंजन, मैंने जो मैंने सीधे सीधे समान टाइप के हो, द्वितीय व्यंजन नहीं, जो समान हो, माने सीधे सीधे हो, ऐसे व्यंजन हम जब बोलते हैं, जिसको रूपिम कहते हैं। भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है, भाषा की सबसे छोटी कड़ी होती है रूपिम। जैसे ये है माँ माँ, ये रूपिम है, सबसे छोटा है। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है वो शब्द होती है, वो अलग है। तो अब ध्यान रखिए, यहाँ पर क है, यहाँ पर अ उ है, तो इनको जो बोलने में हमें बड़ी कठिनता होती है। जब हम सीख लेते हैं, ग्रैप्स कर लेते हैं, तब उससे हम कितने भी कठिनतम क्लिष्टतम शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाषा हमारे लिए बहुत कठिन होती है। अभी कोई बच्चा हो, उसको ले जाके जर्मनी में रख दीजिए, अमेरिका में रख दीजिए, तो वहां की भाषा सीखने में उसको शुरू में बहुत कठिनाई होगी, लेकिन जब सीख लेगा तो वही जर्मन, वही अंग्रेजी, वही स्पेनिश उसके लिए सरल हो जाएगा। तो भाषा का जो प्रवाह होता है, या वहां का बच्चा जब हिंदी सीखने आता है या संस्कृत, तो हाय तौबा करता है अंग्रेज, लेकिन जब वो सीख जाता है तो भाषा कठिन थी शुरू में, बाद में सरल हो जाती है। तो भाषा का प्रवाह जो होता है वो किधर होता है, कठिन से, कहा, कठिन से सरल की तरफ।
कठिन से सरल की तरफ। और हर अक्सर एग्जाम में लड़के यहाँ से क्वेश्चन मार देते हैं और वो लोग कह देते हैं कि भाषा का प्रवाह जो होता है वो सरल से कठिन है ना। भाषा का प्रवाह कहां से होता है? कठिन से सरल की तरफ होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए, अब क्या क्या कुछ नोट्स है, पॉइंट्स हैं, इनको आप देख सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाषा भाष धातु से बना है, वही जो हमने लिखा है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाणी की अभिव्यक्ति, कहना या बोलना। ठीक, इसके बाद भाषा परिवर्तनशील होता है। भाई समय के अनुसार भाषा बदलती जाती है, कुछ व्यंजन रुकते हैं, कुछ व्यंजन जुड़ते हैं, कुछ हटते हैं, कुछ स्वर। और प्रतीकात्मक होता है, सिंबॉलिक होता है। भाषा जो होता है वो सिंबॉलिक होता है, प्रतीकात्मक होता है। ठीक, इसके बाद भाषा का प्रवाह, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि भाषा का प्रवाह जो है वो कठिन से सरल की तरफ चलती है। कहां चलती है? कठिन से सरल की तरफ चलती है। भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मक की तरफ बढ़ता है। भाषा क्या होता है? संयोग की तरफ से वियोगात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी क्या है, संयोगात्मक है कि वियोगात्मक है। एक क्वेश्चन यहां से देखिए, हिंदी भाषा क्या है, संयोगात्मक? ऑप्शन ए संयोगात्मक या वियोगात्मक, बताएं। यहां से क्वेश्चन बनेगा, भाषा क्या है हिंदी, संयोगात्मक है या वियोगात्मक है? और संस्कृत क्या है, संयोगात्मक है कि वियोगात्मक है? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, जो होता अंग्रेजी क्या है, संयोगात्मक है कि वियोगात्मक है? तो ध्यान रखिए, हमारे यहाँ जो परसर्ग होते हैं वो प्रायः अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो हिंदी जो होती है वो हमारी क्या होती है? वियोगात्मक होती है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा, हिंदी भाषा क्या है? तो हिंदी वियोगात्मक भाषा है, जबकि संस्कृत क्या है? संयोगात्मक है। ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा अगर बात की जाए, संस्कृत क्या है? ये संस्कृत संयोगात्मक है। संस्कृत जो है वो संयोगात्मक है। कैसे? जैसे कि रामस्य, राम का, जैसे मैंने कहा राम का लड़का। अब ये देखिए, यहाँ पे हम ऐसे हिंदी में लिख रहे हैं राम का, तो ये क्या हो गया, यहाँ परसर्ग अलग है अर्थात वियोग हो रहा है, परसर्गों का वियोगात्मक। हिंदी में हम क्या कहेंगे? राम का। जबकि यही बात जब संस्कृत में हमें कहना होगा तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे? रामस्य। क्या कह देंगे? रामस्य। रामस्य माने राम का। देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा? परसर्ग जुड़ा है। भाई रामस्य, रामयो, रामाणाम, ये संस्कृत षष्ठी विभक्ति है और इसमें क्या होता है? परसर्ग जुड़े होते हैं संस्कृत में। इसीलिए संस्कृत जो भाषा है, जो संस्कृत भाषा है मित्रों, संस्कृत ध्यान रखिएगा, संस्कृत जो है वो संयोगात्मक है, इसमें परसर्ग जुड़े होते हैं। जबकि हिंदी जो भाषा जो है वो वियोगात्मक है। तो दो क्वेश्चन आपका कंपलसरी हो गया, एक सरल एक कठिन। ये बहुत क्वेश्चन हो गया कि भाषा का प्रवाह किधर होता है? कठिन से सरल। हिंदी भाषा क्या है? हिंदी भाषा वियोगात्मक भाषा है। क्यों है? क्योंकि परसर्ग अलग होते हैं हिंदी में। संस्कृत क्या है? संस्कृत में परसर्ग जुड़े होते हैं, अर्थात संस्कृत क्या है? संयोगात्मक भाषा है। क्या है मित्रों? संयोगात्मक भाषा। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में आ जाते हैं कि इसमें क्या है, कौन है, तो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा है भाषा अर्जित की जाती है। भाषा जो होती है वो अर्जन की चीजें है। अर्जन का मतलब सीखने के लिए, लर्निंग में हम भाषा सीखते हैं, अर्जित करते हैं। मेरी मम्मी या पिताजी जो बोले मैं उनसे सीखा, अर्जित किया, तो हमारे पास अर्जन हुआ। भाषा अर्जित वस्तु है। हिंदी भाषा का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था अबू सईद, ये बड़ी, अबू सईद ने हिंदी को सर्वप्रथम हिंदवी शब्द, ये अभी हाल ही में टीजीटी में आया था क्वेश्चन, टीजीटी में आया था क्वेश्चन 2021 में कि हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था?
तो हिंदवी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लोग अमीर खुसरो मार देते हैं, नहीं अमीर खुसरो नहीं होगे मित्रों। हिंदी का सबसे पहले प्रयोग अबू सईद ने किया था हिंदवी शब्द से, ठीक है। लगभग 10वीं शताब्दी में हिंदवी शब्द इन्होंने लिया था 10वीं 11वीं के मध्य में, और इसके बाद अमीर खुसरो जी आते हैं और उन्होंने भी हिंदवी का प्रयोग किया है। लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि पहली बार, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ जाएगा पहली बार किसने किया है, तो पहली बार हिंदी शब्द का सबसे पहले हिंदवी शब्द, हिंदी के लिए हिंदवी शब्द अबू सईद। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार आएगा, यूपीएसआई, यूपीपी, पेट, लेखपाल सब जगह यह कॉमन क्वेश्चन पूछ सकता है मित्रों। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग अबू सईद ने किया था, किस नाम से, हिंदवी नाम से। किस नाम से, हिंदवी नाम से। ये आपके तीसरे क्वेश्चन, आप गिनते रहिए इस स्लाइड से, और इस चीजों से कितनी आपकी अच्छी क्वेश्चनों को ग्रैप्स करा रहा हूं। वो दूसरा है हिंदी के महाकवि अमीर खुसरो, देखिए आ गया, अमीर खुसरो ने भी हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक। इन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान की तूती वाला जो आता है सेंटेंस, वो अमीर खुसरो ने ही कहा था कि जो भी मुझसे बोलना चाहे वो हिंदी में हमसे बात करे, हिंदवी में। तो इन्होंने भी हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। हिंदी भाषा जो भारोपीय परिवार केंतुम शतक में आते हैं, केंतुम शतक जब वो वर्गीकरण बहुत डिटेल में आएंगे, जब टीजीटी पीजीटी या बड़े रूप में जाएंगे तो वहां केंतुम शतक, भारत, अरबी, ईरानी, वो सब जो वर्गीकरण है वहां, बस इतना ध्यान रखिएगा कि भारोपीय परिवार से हिंदी आई हुई है, बस सिंपल क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अबू सईद हो गया, प्रवाह हो गया, संयोगात्मक वियोगात्मक हो गया, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाषा का वर्गीकरण क्या है। तो भाषा का जो वर्गीकरण है वो 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। आर्य भाषा प्राचीन में केवल संस्कृत थी, केवल संस्कृत थी। संस्कृत के 2 रूप, लौकिक और, ठीक, लौकिक और, दो देखिए यहां दिया हुआ है, लौकिक और किसमें लिया है, ये देखिए वैदिक और लौकिक। वैदिक और लौकिक में 2 वर्गों में हुआ है। मध्यकालीन में 3 आते हैं जहां से क्वेश्चन सबसे अधिक पूछा जाता है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। सर्वाधिक क्वेश्चन इनका समय पूछता है। इसी पे मैं जोरदार ट्रिक बनाया हूं जो आप लोगों को बहुत उपयोगी रहेगा और बड़ी अच्छे से याद हो जाएंगे। यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं, क्या 2, और आधुनिक भाषा कब आई थी, इसमें कौन भाषा आए थे। तो इस चार्ट को बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों को देखना पड़ेगा। पहला, भाषा को 3 वर्गों में बांटा गया, देखिए प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और प्राचीन, मध्य और आधुनिक आर्य भाषा। पहले ध्यान रखिए कि भाषा को सामान्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन आर्य भाषा, ठीक, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा में चूंकि कहा जाता है कि संस्कृत सबसे पुरानी है, आदि जननी भाषा। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ध्यान रखिएगा मित्रों। संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी भाषा कही जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये सभी भाषाओं का बेस है, ठीक है। तो सबसे पहले संस्कृत थी। संस्कृत के 2 रूप मिलते हैं, वैदिक और लौकिक। तो वैदिक और लौकिक, इनके समय क्या है, समय भी आपको याद करा देंगे। अभी तो आप जान रखिए ईसा पूर्व 1500 ईस्वी, ईसा के पूर्व है, नॉट ईस्वी। ईसा पूर्व ईस्वी से अंतर है। ईसा मसीह जब जन्मते हैं तो 1 ईस्वी उसी समय से शुरू होती है, ध्यान रखना। ईसा मसीह कब जन्मते हैं, 1 ईस्वी में, और इससे 1500 पहले ही संस्कृत आ गई थी। तो 1 ईस्वी से 1500 पहले, अर्थात 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक जो है वो हमारी कौन सी भाषा थी मित्रों, संस्कृत थी। कौन सी भाषा थी, संस्कृत थी। अर्थात आर्य भाषा में क्या आया, प्राचीन आर्य भाषा में संस्कृत। इसके 2 रूप हुए, वैदिक और लौकिक। इसकी समय सीमा भी देखिएगा, इसका ट्रिक याद करवा देंगे। ये है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ये एकदम आपको रटवा देंगे, दिमाग में बैठा देंगे ट्रिक, एकदम देखिएगा कितना जबरदस्त।
ये जो आप वर्गीकरण देख के चकित हो रहे होंगे कि अरे कैसे सन याद होगा, एकदम पानी की तरह आपको रटवा देंगे। जैसे लोग पानी पीते हैं सरलता में, वैसे ही आपको एकदम सरल से सरल कर देंगे ट्रिक में। तो मध्यकालीन में 3 भाषाएं आई, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। चूंकि यहाँ 500 ईस्वी पूर्व है तो जाहिर सी बात है कि 500 ईस्वी पूर्व से लेकर, यहां देखिए 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000, 500 ईस्वी पूर्व से लेकर यहां थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 1 ईस्वी होगा, ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी सही है। 1000 ईस्वी माने कि ये पूरा मध्यकालीन ले रहा है, मध्यकालीन पूरा। अब मध्यकालीन का वर्गीकरण जो होगा वो ऐसे होगा कि 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी का जो समय है वो किसका है, वो पाली का है। 1 से 500, 1 ईस्वी। अब देखिए यहाँ ईस्वी शुरू हो गई, यहीं से ट्रिक हमारा बनेगा, यही आपको ट्रिक मिलेगा, यहीं पर आपको हम ट्रिक देंगे। देख लीजिएगा, यहीं पर मित्रों आपको हम ट्रिक देंगे। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी जो है वो प्राकृत है, और प्राकृत के बाद अब भ्रंश जो है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। तो यहीं से आपको भी जोरदार ट्रिक मैं दे दूंगा, एकदम याद हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं पाली, प्राकृत, भ्रंश का एकदम शानदार ट्रिक मैं याद करा दूंगा। और आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक है, इसमें अवहट्ट भाषा एक आई थी। क्वेश्चन आता है कि मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी की भाषा को क्या कहते हैं, तो एक अवहट्ट भाषा आई थी, वो 900 से 1100 ईस्वी है। पुरानी हिंदी, हिंदी में क्या आई, पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी के बाद हिंदी, हिंदी के बाद खड़ी। पुरानी हिंदी जो होती है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने सबसे पहले जो नई हिंदी आई थी कह सकते हैं, उसी को उन्होंने पुरानी हिंदी कहा। और हिंदी, पुरानी हिंदी क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम किसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा था। तो इसका आप लोग एक चार्ट ले लीजिए, फिर हम आपको ट्रिक दे दे रहे हैं। इस पूरे डेटा का एक जोरदार ट्रिक, इस पूरे डेटा का पूरा एकदम जोरदार ट्रिक आपको ले लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट मित्रों आप ले लीजिए, ठीक है, बहुत बेहतरीन चार्ट में है, फ्लो में है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका ट्रिक दे दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे तो ये पूरा वर्गीकरण आ जाएगा, ठीक। अब इस पे हम ट्रिक दे देंगे, इस पे क्या दे देंगे, ट्रिक दे देंगे, वहां से आपको ये याद करा देंगे। देखिए एक शानदार ट्रिक आपको यहां से मिल रहा है, जहां से क्वेश्चन आता है, बहुत बेहतरीन, बहुत सिंपल में। देखिए क्या लिखा है, ईसा मसीह का जन्म, एक भाषा की मृत्यु। ये ध्यान रखिएगा, ईसा मसीह कब जन्मते हैं, बोलिए भैया, ईसा मसीह कब जन्मते हैं। तो ईसा मसीह 1 ईस्वी में जन्मते हैं। कब जन्मते हैं भैया, 1 ईस्वी में। तो 1 ईस्वी भाई ईसा मसीह जन्मते हैं तभी से। तो ईसा मसीह का जन्म, एक भाषा की मृत्यु। ईसा मसीह जन्मते हैं भैया, तो कौन सी भाषा मरती है, कौन सी भाषा, 1 ईस्वी के पहले याद करिए, पाली। 1 ईस्वी के पहले क्या था, पाली। देखिए पाली की समय सीमा दिया है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, अर्थात जब ईसा मसीह जन्मते हैं तो एक भाषा मरती है। कौन सी भाषा मरती है भैया, पाली। इसकी समय सीमा याद हो गई, तीनों में 500 गैप है, पाली, प्राकृत, भ्रंश में 500 ईस्वी का गैप है। ध्यान रखिएगा, एकदम माइंड सेटअप कर लीजिए, 500 का गैप है। तो 1 ईस्वी से 500 पहले चले जाइए, तो 500 पहले जाएंगे तो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी का जो समय है वो पाली का हो गया। क्लियर हो गया। यहां से एक ट्रिक दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया कि ईसा मसीह जन्मते हैं तो एक भाषा की मृत्यु। ईसा मसीह जन्मते हैं तो एक भाषा की मृत्यु। कौन सी भाषा भैया, बच्चों, बालक बालिकाएं, हमारे प्यारे बालक बालिकाएं, कौन सी भाषा मरती है, पाली। क्यों मरती है, ईसा मसीह जन्मते हैं तो 1 ईस्वी में। अब 1 ईस्वी से 500 पहले कर दीजिए तो वो हो जाएगा पाली। ये क्लियर हो गया। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही क्वेश्चन करता है। देखिएगा दूसरा, फिर यहां मैंने एक ट्रिक दे दिया कि ईसा मसीह का जन्म और एक भाषा का भी जन्म। भाई एक भाषा मरेगी तो एक भाषा जन्मेगी, एक भाषा यदि मरेगी तो एक भाषा जन्मेगी। तो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो कौन सी भाषा जन्मी थी,
क्वेश्चन बड़ा स्टैंडर्ड है, सन भी याद हो जाएगा टेक्निक से। तो ईसा मसीह जब मरे, ईसा मसीह जन्म तो एक भाषा की मृत्यु विलोम। यहाँ देखिए जन्म है, यहाँ मृत्यु है। क्या जन्मते हैं? ईसा मसीह जन्मते हैं। मरती क्या है? भाषा। कौन सी भाषा मरती है? पाली। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ट्रिक बनाइए, ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म हुआ तो जन्म के साथ ये समानार्थी कर दीजिए। कौन सा भाषा जन्मा है भैया? कौन सा भाषा जन्मा है? तो प्राकृत जन्मा है। कौन सी भाषा जन्मी है भैया? प्राकृत भाषा जन्मी है। और प्राकृत भाषा क्यों जन्मी है? क्योंकि 500 का गैप होता है, अर्थात 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का जो समय है वो प्राकृत है। तो पाली प्राकृत। अब जाहिर सी बात है कि 500 ईस्वी आ गया तो अब भ्रंश ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तीनों में 500 का गैप है तो भ्रंश हो जाएगा 500 से 1000। तो एक शानदार बेहतरीन ट्रिक जो कि लोग बहुत माता पच्ची करते हैं, परेशान रहते हैं सन रटने में। तो भैया सन मत रटो राजा मुन्ना, बालक बालिकाएं हमारे सन मत रटिए, बस ईसा मसीह को याद कर लीजिए कि ईसा मसीह जन्मते हैं तो इसका विलोम मृत्यु। क्या मृत्यु होती है? एक भाषा की मृत्यु होती है। कौन सी भाषा मरती है? पाली मरती है। क्या उसका समय सीमा होती है? चूंकि तीनों भाषाओं में 500 का गैप है तो 1 ईस्वी से 500 पीछे चल जाएगी, ये पाली का हो जाएगा। अब समानार्थी में आ जाइए, ईसा मसीह जन्मते हैं तो कौन सी भाषा लेकर जन्मते हैं भैया? प्राकृत लेकर जन्मते हैं। प्राकृत भाषा लेकर जन्मते हैं तो जब जन्मेंगे तो भी 500 जोड़ेंगे तो 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का जो समय है वो किसका है भैया? प्राकृत का है। किसका है? प्राकृत का है। और यहीं पर एक क्वेश्चन जानदार बन जाता है कि प्राकृत जो है पाली किसकी भाषा है? तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आ जाता है तो पाली बौद्धों की भाषा है। किसकी भाषा है? बौद्धों की भाषा है। ध्यान रखिएगा भैया, पाली हमारा बौद्धों की भाषा है। ठीक, बौद्ध वही गौतम बुद्ध अर्थात चाइनीज की तरफ जो पूर्वी लद्दाख ये सब पूरा तिब्बत सब बौद्ध में भिक्षु हो गए हैं। क्योंकि अशोक ने इसका प्रसार किया था श्रीलंका, चाइना, तिब्बत में ही। तो गौतम बुद्ध जो थे वो लुम्बिनी से यहाँ से सर्वप्रथम प्रचार किए थे। तो बौद्धों की भाषा जो हुई थी लुम्बिनी कपिलवस्तु में है जहाँ जन्मे थे। ठीक है, और सारनाथ में उनका वो हुआ था महापरिनिर्वाण। तो बौद्धों की जो भाषा हुई थी, प्रथम प्रवचन बौद्धों की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? पाली थी। कौन सी? पाली। अब प्राकृत किसकी भाषा थी? तो प्राकृत भैया जैनों की भाषा थी। किसको भाषा थी? जैनों की भाषा थी। ये क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा कि पाली किसकी भाषा है? तो पाली बौद्धों की। प्राकृत किसकी भाषा है? तो जैनों की। पाली का समय सीमा क्या है? तो पाली का समय सीमा याद मत रखो, बस ईसा मसीह का जन्म याद रखो। यदि जन्म होगा आदमी का तो मृत्यु होगा। क्या मरेगा? भाषा मरेगी। कौन सी भाषा मरेगी? पाली। तीनों में कितना गैप है? 500। पाली प्राकृत अपभ्रंश में कितना गैप है? 500। तो 500 1 से पहले कर दीजिए, ईस्वी पूर्व 500 से 1 ईस्वी तक पाली हो गई। अब ईसा मसीह जन्मते हैं तो क्या समानार्थी लेकर जन्मते हैं? एक भाषा जन्मती है। कौन सी भाषा जन्मती है? प्राकृत। क्या इसका समय सीमा है? तो प्राकृत की समय सीमा है भैया 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी। अब जाहिर सी बात है एक ही भाषा बचती है, अभ्रंश। तो अभ्रंश में क्या कहेंगे? अभ्रंश में आप क्या कहेंगे? अभ्रंश में कहेंगे 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अभ्रंश। इसी दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं, इन्हीं दोनों के बीच में देखिए यहाँ इस चार्ट में जरा देखिए, इन्हीं दोनों के बीच में एक अवहट्ट भाषा आई थी। अवहट्ट भाषा आई थी जिसका समय सीमा है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी। 900 से 1100। ध्यान रखिएगा, अवहट्ट भाषा आई थी। अवहट्ट भाषा आई थी। इसका समय सीमा क्या है? 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी। और ये अवहट्ट भाषा क्यों चर्चित है? कई बार यह क्वेश्चन बन चुका है कि अवहट्ट भाषा की प्रमुख या बहुत महत्वपूर्ण रचना बताइए जो अवहट्ट में हो। तो यही एक रचना, 2 रचना ऐसी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो आज भी बची हुई है। कौन भैया? विद्यापति। विद्यापति आदिकालीन कवि है और इनकी 2 रचनाएं
कीर्तिलता, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इन दोनों की जो भाषा है वो अवहट्ट है और यह प्रमुख है। कीर्ति सिंह के सानिध्य में लिखा गया है, अगर यह तो अगर यह नहीं होता तो शायद अवहट्ट कोई जानता भी नहीं, क्योंकि ये दोनों आदिकालीन बहुत फेमस रचना है। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कीर्तिलता साहित्य आप लोगों के रचना और रचनाकार है ना, तो वहां से क्वेश्चन बनता है कि भैया विद्यापति की रचना, या ऐसे पूछेगा कि अवहट्ट भाषा में कोई एक रचना बता दें, निम्नलिखित में कौन सी अवहट्ट भाषा की रचना है, तो निम्नलिखित में भैया कीर्तिलता कीर्ति पताके की जो भाषा है वो अवहट्ट है। पहली बात, किस काल की भाषा है, तो भैया किस काल की है, आदिकाल की है। आदिकाल की में ये रटी गई है। किसने रचा है, विद्यापति ने रचा है। किस भाषा में, अवहट्ट भाषा में। तो ये यहाँ चौथा पांचवा क्वेश्चन ये भी बनता है। तो अवहट्ट, अवहट्ट क्या है, देखिए मैंने इसको बीच की कड़ी रखा है। किसके बीच की कड़ी है, आधुनिक आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा के बीच की भाषा, बीच की कड़ी कौन सी है, ये है अवहट्ट भाषा। ध्यान रखिएगा, अवहट्ट भाषा आधुनिक और मध्य के बीच की कड़ी की भाषा कही जाती है। क्या कही जाती है भैया, कड़ी की भाषा। आधुनिक और मध्य के बीच की कड़ी की भाषा को ये बोला जाता है। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पाली प्राकृत का भी एक वर्गीकरण कर दिया है, जहां से क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछ देता है। तो यहाँ पर देखिए पाली, पाली में एक क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी में जब जाएंगे डिटेल वहां पूछता है। सामान्य में कई बार क्वेश्चन यूपीपी में, यूपीएसआई में आ गया है कि पाली में कितने स्वर और कितने व्यंजन थे। तो कुछ विद्वान पाली के हीनयान बौद्धयान दो ठो वहां है, क्योंकि पाली बौद्धों की भाषा, हीनयान महायान उनका वर्गीकरण है। तो कुछ लोग इसको 8 स्वर 33 व्यंजन मानते हैं, कुछ वर्ग, और कुछ लोग 10 स्वर और 33 व्यंजन मानते हैं। तो पाली में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कितने स्वर और कितने व्यंजन, तो 8 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कुछ लोग 10 स्वर और 33 व्यंजन। अच्छा, इसके बाद इसमें लिंग कितने होते हैं, तो पाली में भैया 3 लिंग होते हैं और 3 वचन होते हैं। कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग और 3 वचन। कारक पूछ देता है तो कारक में 6 कारक और 8 लकार होते हैं। लकार मतलब काल, 6 कारक होते हैं। ध्यान रखिएगा, पाली में कितने कारक होते हैं, 6। किसमें होता है, संस्कृत में। संस्कृत में कितने कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं, जबकि हिंदी में कितने कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। यहाँ भी एक ट्रिक दे देंगे, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा, ध्यान रखिएगा, संस्कृत में कारकों की संख्या तो 6 है और पाली में कारकों की संख्या 6 है। कौन से 2 कारक नहीं रहते, हिंदी में कारकों की संख्या, जब कारक पढ़ाएंगे, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। हिंदी में 8, संस्कृत में 6 और पाली में भी कितने हैं, 6 हैं। क्वेश्चन सॉरी पाली, तो क्वेश्चन बनेगा भैया संस्कृत में कौन से 2 कारक नहीं होते, तो भैया संस्कृत में 2 कारक यही नहीं होते। इनका ट्रिक आप लोग रट लीजिएगा, 2 यस। 2 यस में हो जाएगा संबोधन, संबंध, संबंध और संबोधन। संबंध और संबोधन जो होते हैं वो संस्कृत में नहीं होते कारक, ध्यान रखिएगा। जबकि हिंदी में यही 2 जुड़ जाएंगे तो 6 2 8 होते हैं। तो वो खैर हिंदी संस्कृत की भाषा है, चूंकि हमें यहाँ बता देना होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि हिंदी में कारकों की संख्या तो 8 और संस्कृत में कारकों की संख्या 6, कौन से 2 कारक नहीं होते, तो इसके लिए 2s याद रखिएगा। 2s 2 सूत्र, s से संबंध हो जाएगा एक ट्रिक, और दूसरा हो जाएगा संबोधन। दूसरा क्या हो जाएगा, संबोधन। 2s ट्रिक याद रखिएगा। संस्कृत में हम बच्चों को क्लास में बोलते हैं 2s। 2s में क्या आएगा, संबंध और संबोधन। ये दोनों संस्कृत में नहीं होती। तो भैया यहाँ पाली में भी यही हाल है। देखिएगा 6 ही कारक है, लकार कितने होते हैं, 8 होते हैं। आइए आगे कुछ चेक कर लेते हैं प्राकृत के बारे में। तो प्राकृत में भी क्या होता है, प्राकृत में समान स्वर होता है। ठीक है, जैसे पाली में है वहीं लगभग समान स्वर किसमें होता है, प्राकृत में भी होता है। ठीक है, पाली की तरह समान स्वर अर्थात 10 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। 3 लिंग 3 वचन भी होते हैं, सेम यहाँ पर भी है।
और भूत की भाषा या ग्राम्य भाषा, इसको भूत की भाषा या ग्राम्य भाषा भी कही गई है। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है भूतों वाला भाषा कौन सी है भैया, तो भूतों वाली भाषा, याद रखिएगा भूतों वाली भाषा, डंडी जी शायद कहे थे भूतों वाली भाषा, डरावनी वाली। आप बीती एक भूत आता, भूतहवा नाटक आता था ना, तो भूतहवा भूत भाषा अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि भूत भाषा किसे कहते हैं, तो भूत भाषा प्राकृत को कहते हैं, या ग्राम्य भाषा किसे कहते हैं, तो ग्राम्य भाषा किसे कहा गया था, प्राकृत को कहा गया था। तो भूत भाषा या ग्राम्य भाषा किसे कहा जाता है, तो भूत भाषा या ग्राम्य भाषा जो है प्राकृत को कहा जाता है। अब आइए अपभ्रंश, तो अपभ्रंश देखिए, अपभ्रंश में क्या है, 10 स्वर 30 व्यंजन, क्या है 10 स्वर 30 व्यंजन होते हैं, किसमें, अपभ्रंश में। 2 लिंग 2 वचन होते हैं, 2 लिंग 30 नहीं होगा 33 होगा शायद, 33 व्यंजन, इसको हम क्लियर कर लेंगे, यहाँ में स्प्रिंट हुआ होगा 33। 2 लिंग 2 वचन होते हैं। वाजपेयी जी इसको ड़ की भाषा कहते हैं। कौन वाजपेयी भैया, वाजपेयी जी जो है वो इसको कौन सी, किशोरी दास वाजपेयी, वाजपेयी का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी। किशोरी जी ने हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं, इन्हें हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है, किशोरी दास वाजपेयी को भी कहते हैं और 2 लोगों को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, भाषा का पाणिनि। तो स्वयंभू किशोरीदास वाजपेयी, ध्यान रखिएगा किशोरीदास वाजपेयी को भी भाषा का पाणिनि कहा जाता है। और भाषा का प्राकृत का पाणिनि कौन है, हेमचंद्र है। प्राकृत के पाणिनि किसे कहते हैं, हेमचंद्र को, ध्यान रखिएगा, प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत की पाणिनि किसे कहा जाता है, हेमचंद्र को कहा जाता है। और किशोरीदास वाजपेयी को भी हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु और किशोरीदास वाजपेयी, दोनों लोग मानते हैं, जो आयोग मानता है, कामता प्रसाद गुरु और किशोरीदास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, इन दोनों महापुरुषों को हिंदी का पाणिनि, हिंदी का पाणिनि कही जाती है, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र, प्राकृत का पाणिनि हेमचंद्र होते हैं, ध्यान रखिएगा। और भूत भाषा किसे कहते हैं, प्राकृत को कहते हैं ड़ की भाषा। किशोरीदास वाजपेयी जी क्योंकि ड़ का प्रयोग भ्रंश में बहुत तेज होता है, ड़ व्यंजन, तो इसे ड़ की भाषा। और डंडी जी ने इसे आभीर भाषा, आभीर माने वही यादवों की भाषा कुछ इस टाइप की होती है, आभीर का मतलब होता है आभीर भाषा कहे गए हैं। और भरत मुनि ने इसे विभ्रष्ट कहा है। तो ये तीनों पॉइंट बड़ा नोट करने लायक है, हम इसको फिर से मिटा दे रहे हैं। यहाँ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट देख लेंगे, ये समझाने के लिए हमने लिख दिया था, तो ध्यान रखिएगा। ये देख लीजिए भैया कि किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश भाषा को क्या कहा था, तो भैया ड़ की भाषा, ठीक। भूत वाला भाषा, भूत वाला भाषा किसकी है, तो भूत वाला भाषा, भूत की भाषा प्राकृत को कहा जाता है। ग्राम्य भाषा, ग्रामीण भाषा किसे उपाधि मिली है, वो भी प्राकृत को मिली हुई है। और आभीर भाषा किसे कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन बहुत तेज आजकल नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो आभीर भाषा डंडी जी ने कहा था किसे, अपभ्रंश को। और भरत मुनि ने इस अपभ्रंश को क्या कहा था, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, किसमें, नाट्य शास्त्र इनकी बहुत फेमस रचना है, ठीक है, एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इन्होंने अपभ्रंश को विभ्रष्ट भाषा कहा था। क्या कहा था भैया, विभ्रष्ट भाषा, विभ्रष्ट भाषा कहा था, ध्यान रखिएगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि विभ्रष्ट भाषा कौन सी है, तो विभ्रष्ट भाषा अपभ्रंश को कहते हैं। ड़ की भाषा कौन सी है, क्योंकि अपभ्रंश में ड़ का प्रयोग बहुत तेज होता है, तो ड़ की भाषा कौन सी है, अपभ्रंश है, ठीक है। और दंडी ने इसे क्या कहा था, आभीर भाषा, दंडी ने इसे क्या कहा था, आभीर भाषा कहा था। भूत भाषा, आभीर भाषा, ड़ की भाषा, ये सब क्वेश्चन बहुत तेज आते हैं, बहुत बार आप लोगों से पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत अलर्ट रहिएगा, ठीक है। इन सब चीजों से आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद
इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन और हम दिखा दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आप लोगों से यहाँ पे पूछते हैं। तो हिंदी के पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान किशोरीदास वाजपेयी को मानते हैं। किसे? कौन सा? हिंदी की पाणिनि, दो लोगों को। ऐसे ही प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो प्राकृत का पाणिनि जो है वो हेमचंद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि, प्राकृत का पाणिनि कही जाते हैं, हेमचंद्र को। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी यहां से आएगा। इसके बाद अब आप लोगों को यहां से हम दिखा दे रहे हैं एक और है कि आदिकाल में कौन सी भाषा आई थी। तो आदिकाल में देख लीजिएगा, आदिकाल में डिंगल और पिंगल। कई बार यह क्वेश्चन पूछ देता है कि डिंगल पिंगल किस काल की भाषा है? तो आदिकालीन भाषा है। ध्यान रखिएगा, इसका भी एक ट्रिक है कि डिंगल भाषा में कौन से रस का संचार ज्यादा होता है। तो डिंगल माने डमरू, डमरू माने शिव। डमरू कब बजाते हैं? जब क्रोधित हो जाते हैं, बहुत एकदम तांडव करने लगते हैं। तो शिव जब रौद्र रूप लेते हैं तब डमरू बजाते हैं। रौद्र का मतलब यह किस में प्रयोग होता है? वीर रस में प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है? वीर रस में प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा, वीर रस में हमारा रौद्र रूप होता है। तो डिंगल भाषा में कौन कौन से रहते हैं? डिंगल भाषा में राजस्थानी प्लस अभ्रंश, डी ए। डिंगल में क्या होता है? अभ्रंश होता है और साथ में राजस्थानी रहती है, डी ए। ध्यान रखिएगा। और जबकि पिंगल भाषा जो है, पिंगल भाषा में भी दो भाषाएं रहती हैं। पिंगल भाषा में कौन कौन रहती है? ब्रज रहती है और अपभ्रंश रहती है। तो पी बी का मतलब होता है पिंगल भाषा। और पिंगल भाषा में जो है वो कौन सा है? ब्रज है। क्या है भैया? ब्रज है पिंगल भाषा में, और अपभ्रंश है पीबी। ब्रज और अपभ्रंश है। ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें थोड़ा सा, प्राय ट वर्ग का प्रयोग नहीं होता पिंगल में और ट वर्ग का प्रयोग डिंगल में होता है। तो डिंगल पिंगल अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, बहुत बार आते हैं। तो इनका आप लोग यहां से देख सकते हैं, डी ए अपभ्रंश होता है, पी बी माने ब्रज होता है। तो डिंगल पिंगल आदिकालीन भाषा का है। डिंगल में कौन सी रसों की रचना होती है? वीर रस, अर्थात जो पृथ्वीराज रासो जो था, ये किसमें लगा गया है? वीर रस में। किसमें लिखा गया है? प्रायः वीर रस की अधिकता है। किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है। और इसी हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य का दर्जा मिला हुआ है। क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो है। और पृथ्वीराज रासो किसकी है? वीर रस में लिखी गई है। किसमें है? वीर रस में लिखी गई है। और यह हिंदी साहित्य का प्रथम है। वीर रस अर्थात पृथ्वीराज राजों में डिंगल भाषा है। क्या है भैया? डिंगल भाषा है। तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ भाषा का वर्गीकरण हमने बड़े संक्षेप में, बड़े व्यवस्थित ढंग से बता दिए हैं। यहाँ इसका भी और भी पार्ट है, और बड़ा पार्ट है जो जिसमें आते हैं खड़ी बोली आती है, जिसमें आती है पूर्वी भाषा, पश्चिमी भाषा, बिहारी भाषा, कौन किसमें है। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से क्या है। अब अपभ्रंश का जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें अपभ्रंश वाला वर्गीकरण करेंगे, तो वहां पर आपका भाषा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हमने अभी दिखाया है, ये आप लोग फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा भैया। पहला तो ये जो मैंने अभी दिया है, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत वर्गीकरण मिलेगा, बहुत अच्छा और सिस्टम से हमने दे दिया है किस भाषा को क्या क्या कहते हैं। तो इसका वर्गीकरण आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। और आप चाहे तो यहाँ समय सीमा मेंशन कर सकते हैं। पाली जो ट्रिक मैंने दिया है, ईसा मसीह का जन्म, एक भाषा की मृत्यु। तो ईसा मसीह जन्मते हैं तो एक भाषा मृत्यु, अर्थात 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। ये कौन सी भाषा है? पाली है। ईसा मसीह जन्मते हैं तो एक भाषा मरती है, पाली। ईसा मसीह जन्मते हैं तो एक भाषा कौन सी जन्मती है? प्राकृत होती है, अर्थात ये 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक ये हो गए। और ईसा मसीह जन्मते हैं, तीनों में गैप है, तो 500 अपभ्रंश कितना हो जाएगा? 500 ईस्वी से 1000
ईस्वी तक ये भ्रंश का है। इन दोनों के बीच एक और भाषा आती है जिसे अवहट्ट भाषा कहते हैं, उसकी समय सीमा 900 से 1100। तो ये आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, क्योंकि ये हमने ट्रिक दिया है यहाँ पर। ये जो सिस्टम से हम आपको दे दिए 8 स्वर 33 व्यंजन, 10 स्वर 33 व्यंजन, 3 लिंग 3 वचन, 6 कारक 8 कारक, 6 कारक 8 लकार, यहाँ पाली की तरह समान स्वर होते हैं, और व्यंजन 3 लिंग 3 वचन। भूत भाषा किसे कहते हैं, क्वेश्चन आएगा कि भूत की भाषा कौन सी है, भूतों वाली भाषा, डरावनी वाली भाषा। तो भूत भाषा किसे कहते हैं, भूत भाषा प्राकृत को कहते हैं। उसके बाद भ्रंश है, भ्रंश को 3 नाम दिया गया है। ड़ की भाषा, ठीक है, आभीर भाषा, विभ्रष्ट भाषा। ड़ किसने कहा है, किशोरीदास वाजपेयी ने। आभीर भाषा किसने कहा है, दंडी ने, आचार्य दंडी, ठीक। और भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि ने भ्रंश को विभ्रष्ट भाषा कहा है। तो ये इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक आपको देख रहे हैं कि इसमें ये जो वर्गीकरण हमने कहा है डिंगल पिंगल, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। डिंगल और पिंगल आदिकालीन भाषा है। डिंगल जो है वीर रस को प्रतिनिधित्व करता है, जबकि पिंगल श्रृंगार रस को। यहाँ देखिए, पिंगल का मतलब प्रेम, प्रेम का मतलब यहाँ पे देखिए, पिंगल का मतलब प्रेम, मैंने यहाँ ट्रिक बना दिया। पिंगल माने प्रेम, प्रेम कहाँ होती थी, ब्रज में, राधा कृष्ण का प्रेम, अर्थात श्रृंगार रस। तो पिंगल में श्रृंगार रस है, जबकि डिंगल में वीर रस है। शिव का डमरू, शिव रौद्र, याद हो जाएगा, वीर रस। और पिंगल, पिंगल का मतलब इसमें ट वर्ग का प्रयोग नहीं होता, इसमें ट वर्ग का प्रयोग होता है। पिंगल माने प्रेम, ट्रिक, ये क्या है, ये ट्रिक है। पिंगल माने प्रेम, और प्रेम का मतलब कहाँ होता है, मथुरा में। मथुरा में श्री कृष्ण ब्रज में होते हैं, ब्रज अर्थात इसमें ब्रज है, अर्थात इसमें रस कौन सा है, श्रृंगार रस। तो ये एक महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लेंगे, ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। और पृथ्वीराज रासो, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा गया है, कौन से रसों का ज्यादा प्रतिनिधित्व है, तो भैया उसमें कौन से रस है, सर्वाधिक रस वीर रस के प्रयोग हुए। और पिंगल भाषा में किस रसों की ये प्रमुखता रहती है, पिंगल भाषा में प्रेम, प्रेम का मतलब मथुरा, ब्रज अर्थात श्रृंगार रस। तो इसका भी वर्गीकरण, इसका भी आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। डिंगल पिंगल आदिकालीन भाषा है, कौन सी भाषा है भैया, आदिकालीन भाषा है, ठीक है। तो एक ये हो गए, फिर हमसे रिवीजन कर दे रहे हैं। और उसके बाद आपका हमने ये जो ट्रिक दिया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सी भाषा जन्मी है, कौन सी भाषा मरी है, और किस भाषा को। तो ये मेरा बहुत अटूट ट्रिक है और अच्छा ट्रिक है, जो आपको जल्दी से याद करा देगा। पाली प्राकृत अपभ्रंश में जो समय सीमा के लिए परेशानी होती है, तो यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ईसा मसीह का जन्म, एक भाषा की मृत्यु, कौन भाषा मरती है, कौन सी भाषा मरती है, पाली, ठीक है। पाली का समय 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी। ईसा मसीह का जन्म, बस ये ध्यान रखिएगा, जन्म जन्म अगर होगा तो प्राकृत होगा समान, और जन्म यदि होगा तो इसका विलोम मृत्यु, तो भाषा मरती है। कौन सी भाषा मरती है, पाली। यहाँ से आपको वो जो चार्ट हमने दिया है शुरू में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो चार्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो इसका सेकेंड लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अब इसके बाद जो हमने दिया है ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट आप याद रखिएगा। ये चार्ट वही है जो आप लोग परेशान है रटने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चार्ट आपको बड़ा वैल्यूएबल रहेगा। हमने ये जो लिखे हैं इसको बार बार बोले हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अवहट्ट भाषा पूछता है किन दो भाषाओं के बीच की कड़ी है, तो अवहट्ट भाषा मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखिएगा, इस चार्ट को भी रखें। इसी चार्ट को रटने के लिए ध्यान रखिएगा, इसी चार्ट को रटने के लिए हमने क्या किया है, इसी चार्ट को आपको रटने के लिए हमने ये वर्गीकरण वाला ट्रिक दिया है। कौन सा ट्रिक दिया है, इसी चार्ट को रटने के लिए ये वाला ट्रिक दिया है, जो आप लोग परेशान होते हैं जल्दी। सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो भाषा रटने की ट्रिक आप देख रहे हैं मित्रों, भाषा रटने की ट्रिक आपको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगी। तो भाषा रटने की जो ट्रिक है वो यही है, ईसा मसीह का जन्म, एक भाषा की मृत्यु। ईसा मसीह का जन्म, एक भाषा का जन्म, ये याद हो जाएगा। तो ये जो पिछला वाला आपका ग्राफ है, ये वाला, सॉरी ये वाला, ये ग्राफ जो है वहां से तैयार हो जाएगा, इसको आप देख सकते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट हम लेके आएंगे, उसमें बहुत बेहतरीन आपको वर्गीकरण दिखाएंगे। और उसमें क्या वर्गीकरण होगा, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी, उसका भी ट्रिक दे देंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं मित्रों, नमस्कार। मेरा एक टैग है जय हिंदी
जय हिंद, जय हिंदी, विजय हिंदी, जिंदाबाद हिंदी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।